कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान और जिसका छठा चैप्टर है किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। इसका एक पार्ट हमने आपको पहले पढ़ा दिया था जो पहली वीडियो में चला गया। आज वीडियो का इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हमने किरचॉफ के नियम तक वहाँ पढ़ाया था। इसके बाद जो है इसमें टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया था जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। व्हीट स्टोन ने बताया था इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और एक चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं। एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, एक ये तीसरा प्रतिरोध है और ये चौथा प्रतिरोध है। ये जो प्रतिरोधों का क्रम होता है, प्रतिरोधों के क्रम में हम देखते हैं कि एक चतुर्भुज की आकृति बन जाती है। चतुर्भुज के रूप में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। ये प्रतिरोध है P, ये Q, ये R और ये है S। ये बिंदु मान लेंगे A, ये V, ये C और ये है D। इसका जो विकर्ण AC होता है इसमें एक सेल, एक बाह्य प्रतिरोध और एक कुंजी K जुड़ी होती है। धारा नियंत्रक जुड़ा होता है इसमें, इस तरह से जुड़ा होता है। ये कुंजी K है, ये धारा नियंत्रक है RH, ये प्लस और माइनस ये कोई सेल लगा हुआ है। जो चतुर्भुज का विकर्ण BD होता है, इस विकर्ण BD में एक धारामापी लगी होती है G और एक कुंजी लगी होती है इसमें। ये कुंजी मान लेंगे, प्लग कुंजी लगाएंगे इसको K1 और ये कुंजी है K2। जो ये सेल होता है, जब इस सेल से करंट जाती है, मान लीजिए इस सेल से करंट जाती है I। जब ये करंट बिंदु A पर पहुंचती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग है AB और दूसरा भाग है इसका AD। AB में मान लेंगे करंट है I1 और AD में करंट है I2। बिंदु B पर जाती है, ये करंट है फिर I1 और ये करंट है I2। इन चारों प्रतिरोधों को, जो 4 प्रतिरोध P, Q, R, S है, इन्हें इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि अगर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, यानी कि विकर्ण BD में कोई धारा ना हो, कुंजी K2 को दबाने पर कोई धारा ना हो, तो इस व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में कहा जाता है। यानी कि संतुलन में जब होगा जब धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। जो यहाँ से जाने वाली करंट है वो बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। जब BD ये संतुलित अवस्था में होता है तो विकर्ण BD में कोई धारा नहीं होती है, यानी कि A से जाने वाली धारा B तक पहुंचती है और फिर B से किस पर आ जाती है, C पर आ जाती है। यहाँ से जब I धारा थी 2 भागों में बटी, I1 और I2। जब ये बिंदु C पर पहुंचेगी किरचॉफ के पहले नियम से, तो I1 और I2 बिंदु C पर होगी और फिर सर्किट में कितनी करंट आ जाएगी, I करंट आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से या पास नियम से लिख देंगे। पास ABDA में एक पास है A से B, V से D और फिर D से A। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी पास के किसी भी खंड में लगे प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का जो गुणनफल होता है वो उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो ये पास है A से B, V से D और D से A से B में हम जाते हैं, प्रतिरोध है P और धारा है I1। प्रतिरोध और धारा की गुणा P इंटू I1। फिर हम B से D में आते हैं, B से D में कोई धारा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर D से A में आते हैं तो प्रतिरोध है R और धारा कितनी है I2, यानी कि R इंटू I2। A से B, B से D और D से A में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो जो गुणनफल होगा इन दोनों का, प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होगा वो बराबर 0 के होगा, यानी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। तो लिख देंगे A से B में प्रतिरोध है P, धारा I1। B से D में कोई धारा नहीं। जब हम D से A में आते हैं तो धारा जो है, धारा की डायरेक्शन A से D की ओर है और हम आ रहे हैं D से A की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा, माइनस R इंटू I2 और बराबर 0। इससे बराबर से उधर ले जाओ, P इंटू I1
बराबर R इंटू आई टू समीकरण 1 डाल देंगे। फिर लिखेंगे पास VCDV में, दूसरे पास में जब B से C पर जाएंगे प्रतिरोध है Q और धारा है I1, माइनस जब C से और D की ओर आते हैं तो धारा I2 प्रतिरोध है S, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा S इंटू I2 बराबर 0। ये हो गया Q इंटू I1 बराबर S इंटू I2, समीकरण 2 डाल देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, समीकरण 1/2 करने पर जब 1/2 करेंगे तो P इंटू I1 बराबर है R इंटू I2, ये हो जाएगा Q इंटू I1 और S इंटू I2, I2 से I2 खत्म और I1 से I1, तो ये हो गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें कोई दो लगे संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है शेष दो भुजाओं पर लगे संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, P अपॉन Q को अनुपातिक भुजाएं, R को ज्ञात भुजा और S को अज्ञात भुजा कहते हैं। इस प्रकार हम किसी सर्किट के अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे मीटर सेतु। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित दो यंत्र होते हैं, एक मीटर सेतु होता है और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो है वो मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु एक ऐसा सुग्राही यंत्र होता है जिसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज़्यादा होती है। अब नाम मीटर सेतु है तो इसमें जो होता है एक मीटर लंबा तार होता है। ये ए और सी मान लेंगे, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। ये जो तार होता है इसके जो तार के सिरे होते हैं वो एक दृढ़ आधार की पत्तियों से कसे होते हैं। एल आकार की पत्ती होती है, इस प्रकार की पत्ती होती है, उससे कसे होते हैं दोनों सिरे। इन दोनों पत्तियों के बीच में जो एल आकार की पत्ती हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती लगी हुई होती है। ये एक तीसरी पत्ती लगी हुई होती है जो एक तरफ बाईं ओर रिक्त स्थान खाली है, एक दाईं ओर रिक्त स्थान खाली है। बाईं ओर के रिक्त स्थान में हम यहाँ पर हम प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे, ये प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया R। जो दाईं ओर होता है उस अज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं जिसकी हमें गणना करनी होती है। ये अज्ञात प्रतिरोध है S। अब इस बीच वाली पत्ती में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पर एक धारामापी होगा और उसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं और जो एक जोकी के द्वारा इस तार AC को स्पर्श करता है। तार को जब ये स्पर्श करता है तो ये शंट प्रतिरोध है, ये एक गैल्वानोमीटर है, ये पॉइंट मान लेंगे हम B है। अब तार के दो भाग हो गए, एक AB और दूसरा BC। ये जो पत्तियां होती हैं, एक ये बाह्य सेल होता है यहाँ पर लगाया, ये एक सेल है, एक धारा नियंत्रक होता है RH धारा नियंत्रक और कुंजी K से इसे हम जोड़ देते हैं। ये कुंजी है K, ये धारा नियंत्रक RH और ये एक सेल होता है E। जो कि जहाँ तार को स्पर्श करती है B को, तो तार के दो भाग बन जाते हैं, एक AB और दूसरा है BC। हम मान लेते हैं कि जो AB भाग है उसका प्रतिरोध है P और जो BC भाग है उसका प्रतिरोध है Q। मान लेंगे कि AB भाग की लंबाई है L सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस के L सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। जब ये संतुलन में होता है तो धारामापी की जो G होती है, धारामापी G, उसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता है। यानी कि जोकी को जब तार पर स्पर्श कराते हैं तो कोई विक्षेप नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो प्रतिरोध बॉक्स होता है इसमें खूंटियां होती हैं, एक पर लिखा होगा 5 ओम, फिर 10 ओम, फिर 15 ओम, फिर 20 ओम, 50 ओम, इस तरह से लिखा होता है। यानी कि अगर हम 5 ओम के सामने की खूंटी निकाल देंगे तो 5 ओम का प्रतिरोध बॉक्स से निकल जाएगा।
10 ओम के सामने खूंटी निकालेंगे 10 ओम का प्रतिरोध निकल जाएगा, 15 ओम के खूंटी निकालेंगे तो 15 ओम के प्रतिरोध निकल जाएगा। यहां पर हमें अज्ञात प्रतिरोध S की गणना करनी होती है। तो जब हम इस धारामापी से, इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध निकाल देते हैं तो ये फिर असंतुलन में हो जाता है, यानी धारामापी की सुई में विक्षेप होना शुरू हो जाता है। फिर हम ज्योति को स्पर्श कराते हैं, तार पर आगे पीछे स्पर्श कराते हैं और उस बिंदु पर रोक देते हैं जहां पर धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता। क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, अभी इससे पहले पढ़ाया था। अब तार के भाग AB का प्रतिरोध उसका P बराबर ρ×L/A। जब ओम के नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें फॉर्मूला आया था R बराबर ρ×L/A। R प्रतिरोध होता है, ρ उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L चालक की लंबाई होती है, A उसका क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर जो तार का AB भाग है उसका प्रतिरोध तो है P बराबर हो जाएगा ρ×AB भाग की लंबाई है L, तो L रखेंगे, और ये जो AC तार है इसकी क्षेत्रफल है A। फिर लिखेंगे तार के भाग VC का प्रतिरोध है Q बराबर ρ×L/। अब जो BC है उसकी लंबाई है L के स्थान पर कितना होगा 100 - L, तो ये हो जाएगा L के स्थान पर 100 - L और क्षेत्रफल एक समान होगा A। लिखेंगे समीकरण, सॉरी इसे 1 ये 2 है और ये समीकरण 3 है। लिखेंगे समीकरण 1 है P/Q बराबर R/S। यहाँ पर P का मान रखेंगे, फिर Q का मान रखेंगे। P का मान है ρ×L/A, Q का मान है ρ×100 - L/A बराबर R/S। रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये हो जाएगा L/100 - L बराबर R/S। पलट देंगे S/R बराबर 100 - L/L। R को उधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा S बराबर R और 100 - L/L। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रतिरोध बॉक्स है उससे जितना प्रतिरोध निकालेंगे वो R का मान होगा। मतलब 5 ओम निकाला, R का मान 5 हो गया। फिर इस चौकी को जो 1 मीटर लंबा तार होता है, मैग्नीन या कांस्टेंट धातु का तार होता है ये, जहां पर इसे स्पर्श कराते हैं कि मान लीजिए बिंदु B पर संतुलित है, इधर है बच्चा 40 सेंटीमीटर, तो L के स्थान पर हो जाएगा 40। जब पूरा तार 100 सेंटीमीटर का तो इधर हो जाएगा 60, 100 - L का मान हो जाएगा 60। तो हम अज्ञात प्रतिरोध S की गणना यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। अब विभव मापी में ये होता है कि इसमें एक तार होता है, एक समान व्यास का एक तार होता है। ये मान लीजिए AC एक तार है। ये जो तार होता है, तार का जो एक सिरा होता है वो संचायक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। एक बैटरी होती है, ये बैटरी है V1, इसके धन ध्रुव से जुड़ा होता है। तार का जो दूसरा सिरा है वो एक कुंजी के एक धारा नियंत्रक RH के द्वारा जुड़ा होता है। जो ये बैटरी होती है, विभव मापी होता है, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, दो बिंदुओं के बीच जो कि सेल लगा होता है, उसके विद्युत वाहक बल को नापने का एक यथार्थ उपकरण होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें नापना होता है उसे हम तार के सिरों के बीच लगा देते हैं। ये एक सेल है, और इसे हमने जो है प्लस और ये माइनस है, और इसका जो ऋण सिरा है वो एक जोकी के द्वारा, ये जोकी जो है उससे जुड़ा होता है। हम देखते हैं कि इस जोकी को हम
तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं। तार का एक बिंदु है ये J1, यहाँ पर स्पर्श कराएंगे, और एक बिंदु है J2, वो इस पर स्पर्श कराएंगे। ये गैल्वानोमीटर होता है, जी धारा मापी। हम ये देखते हैं जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना हो उसे तार के A और C दो बिंदुओं के बीच में लगा देते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल V1 है, बैटरी से आने वाली करंट होगी I1, जो सेल होगा सेल से जाने वाली करंट भी एक ही ओर होगी और बैटरी से आने वाली भी एक ही ओर होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बिंदु A और C के बीच, जैसे जैसे हम A से C की ओर जाते हैं तो विभव का मान गिरता चला जाता है। प्रति मीटर लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसे हम तार की विभव प्रवणता बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम A से J1 पर जाएं, A से J पर जाएं, J1 पर जो विभव होगा J पर उससे कम होगा, J2 पर और कम होगा और बिंदु C पर और कम होगा। A पर विभव ज़्यादा है, जैसे जैसे हम आगे की ओर जाते हैं तो विभवांतर यानी कि विभव का जो अंतर है वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर ये पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें यह है कि अगर सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विभवांतर से ज़्यादा है तो सर्किट में जो करंट की प्रधानता होगी वो सेल की होगी, और यदि किसी कंडीशन में बैटरी का विद्युत वाहक बल बैटरी का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है तो सर्किट के अंदर जो करंट की प्रधानता होगी वो बैटरी की होगी। वह करंट जो होती है हमेशा वो छोटे पथ को फॉलो करती है। जब छोटे पथ को फॉलो करती है यानी कि जिससे वो पास हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि दो कंडीशन इसमें हम लगा लेते हैं कि यदि हम जोकी को तार के एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराएं जहां जो सेल है ये E, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो बैटरी के विभवांतर से ज़्यादा है। अगर सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विभवांतर से ज़्यादा होगा तो सर्किट में जो करंट की प्रधानता होगी वो सेल की होगी, और जो करंट है वो J1E मार्ग से प्रवाहित हो जाएगी, जो यहाँ पर डायरेक्शन लगी हुई है, और धारा मापी की सुई जो एक और विक्षेपित हो जाएगी। उसके बाद वो अब जोकी को तार के एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराता है जहाँ पर जो बैटरी का विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है। जब सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होगा तो सर्किट के अंदर जो करंट की प्रधानता होगी वो बैटरी V1 की होगी, और जो करंट है वो AEJ2 मार्ग से प्रवाहित हो जाएगी, जो एरो लग रहा है। धारा मापी की सुई पहले बाईं ओर विक्षेपित थी तो अब जो है वो दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, नहीं पहले की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। फिर वो ये देखता है कि भाई J1 और J2 पर J1 पर स्पर्श कराया तो सर्किट के अंदर करंट सेल के द्वारा प्रवाहित हो रही थी, J2 पर स्पर्श कराया तो सर्किट के अंदर करंट बैटरी के द्वारा प्रवाहित हो रही है। तो उसने देखा कि J1 और J2 के बीच कोई बिंदु एक ऐसा होगा जहां पर सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि वो एक J पर स्पर्श करा देता है। जब J पर स्पर्श कराता है तो धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी कि J एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है, और इस पॉइंट को हम शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। वो कहता है जब शून्य विक्षेप स्थिति हो जाएगी तो जितनी बैटरी लगी हुई है सेल का विद्युत वाहक बल उतना हो जाएगा, उससे हम विद्युत वाहक बल को फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कहता है कि यदि विभव प्रवणता तार की एकांक लंबाई की विभव प्रवणता K हो और तार की लंबाई L हो तो जो विभवांतर होगा वो V बराबर K इंटू L होगा। शून्य विक्षेप स्थिति में अगर शून्य विक्षेप स्थिति होगी तो V बराबर होगा E के, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, और E बराबर हो जाता है KL। इस प्रकार से हम विभव मापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि विभव मापी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक यथार्थ उपकरण है। ये चैप्टर हमारा इस टॉपिक के साथ समाप्त हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कराएंगे वो आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, यानी कि एक वीडियो इसकी पहले चली गई थी, ये 3 टॉपिक बच गए थे जो आपको दूसरी वीडियो में आज मिल जाएंगे, और शेष न्यूमेरिकल जो है इसके अगली वीडियो में आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।